कल मेरा एग्ज़ाम है, फर्स्ट एग्ज़ाम 12th बोर्ड का। उसके पहली रात मैं शादी में गया हुआ हूँ। रिजल्ट आया, रिजल्ट में थे मेरे 54 मार्क्स। पहले तो ये लगता था कि कोटा किसी कोचिंग का नाम है और मेरी टॉप 10 में भी रैंक आती थी इंस्टीट्यूट में। शुरू तो मजबूरी में किया, फिर देखने में जो मज़ा आया। पहले जब बच्चा जाता है ना कोचिंग में तो उसका एम रहता है IIT बॉम्बे CSE। नवंबर आते आते वो ड्रीम बन गया IIT रुड़की CSE। तो एक हफ्ता जम के पढ़ाई करी, 12-12 14-14 घंटे। 20 मिनट या 15 मिनट बचे हुए थे। मुझे एहसास हो चुका था कि मैं ना तो मैं IIT जाने वाला हूँ, ना ही मैं NIT जाने वाला हूँ। मैं कहाँ जाने वाला हूँ? मैं अपने घर जाने वाला हूँ। इतना मुझे पता चल चुका था। कोई आपको रियलिटी चेक करवाता ही नहीं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अपनी IIT JEE जर्नी के बारे में, जिसमें मैं बहुत बुरी तरीके से फेल हुआ था। क्या मैंने गलतियां करी थी, क्या उनसे मैं सीखा, आज इस वीडियो में आपको पूरे डिटेल में बताऊंगा। सो जो लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रोहित नेगी और मैंने अपना बीटेक एक Tier 3 कॉलेज से किया है। Tier 3 कॉलेज बोले तो वो कॉलेजेस जहाँ कंपनीज नहीं आती हैं, जहाँ एक्सपोजर बहुत ही कम होता है। उसके बाद मैंने वहाँ से गेट निकाला और वहाँ से मैं IIT गुवाहाटी में मैंने अपने मास्टर्स किया और वहाँ से मैंने इंडिया का टॉप मोस्ट पैकेज निकाला 2 करोड़ से ऊपर का। तो ये मेरा छोटा सा एक इंट्रोडक्शन है। तो बिना किसी देरी के मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। तो मैं अपनी IIT JEE की जर्नी स्टार्ट करूँगा जब मैं क्लास 12th में था। सच बोलूँ तो मैंने कभी नाम भी नहीं सुना था IIT JEE का। तो उस टाइम पे फॉर्म निकले थे कि IIT JEE के फॉर्म आ रहे हैं, भर लो। और ना ही टीचर कभी डिस्कस करते थे कि यार फॉर्म आए हैं, भर लो, या उसका एक्सपोज़र। क्योंकि मैं एक गांव के इलाके से हूँ तो वहाँ इतना एक्सपोज़र नहीं होता इन चीज़ों का। तो मेरे जो फ्रेंड्स थे, मेरे 3 दोस्त हैं, तो उन दोस्तों ने मुझे बताया कि IIT JEE का फॉर्म भर लेते हैं। और ये भी नहीं पता था कि फॉर्म भर के मिलेगा क्या, बस ये पता था कि IIT नाम का कोई इंस्टीट्यूट होता है, वहाँ से बीटेक करते हैं, बस इतना ही पता था। और ये भी नहीं पता था कौन सा टॉप मोस्ट कॉलेज है, कैसा है, कुछ पता नहीं था। अब की जो जनरेशन है उनको तो बहुत कुछ पता है। मैं आज से 6-7 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो फॉर्म की फ़ीस शायद 1000 रुपये थी। तो मैं गया अपने दोस्तों के साथ फॉर्म भरने कैफ़े में। तो हमने कहा भैया हमें IIT JEE का फॉर्म भरना है। तो उन्हें लगा कि JEE मतलब जूनियर इंजीनियर, जो एक गांव के इलाके, यार जो वैसे इलाकों से होंगे उन्हें पता है कि उन्हें बस यही पता है कि JEE मतलब जूनियर इंजीनियर। उन्होंने कभी IIT JEE सुना ही नहीं है। तो उन्हें लगा हम किसी सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो उन्हें हमने पहले समझाया कि नहीं नहीं, इस वेबसाइट से अप्लाई करना है। पहले हम सब कैफ़े ही जाते थे। तो उन्होंने हमारा फॉर्म भरा, फ़ीस भरी और हमारा फॉर्म भर गया और अपनी जर्नी स्टार्ट हो गई। तो मेरा 12th का भी एग्ज़ाम था, ना ही मैं अपने क्लास 12th के लिए इतना सीरियस था उस टाइम पे। तो जब जनवरी का टाइम आया, फ़ेब लास्ट से शायद हमारे एग्ज़ाम शुरू होने वाले थे 12th बोर्ड के। तो वहाँ से मैंने थोड़ा पढ़ना शुरू किया। IIT JEE का मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था। मुझे लगता था कि IIT JEE के एग्ज़ाम में आप हंसोगे कि एप्टीट्यूड, GK मतलब ये सभी पूछा जाता होगा इस एग्ज़ाम में। लिटरली मुझे यही लगता था, क्योंकि जो जनरली जो बाकी एग्ज़ाम होते हैं सरकारी नौकरी, उनमें भी ऐसी चीज़ें ही पूछी जाती हैं। तो मुझे लगा कि यहाँ भी ऐसी ही चीज़ पूछी जाएगी। तो मैं इतना पिछड़ा हुआ था, मैं आपको बताऊं। पिछड़ा हुआ नहीं बोलूँगा, कि पता ही नहीं था किसी चीज़ का, क्योंकि उधर उतनी जागरूकता थी नहीं। उसके बाद जब मेरे 12th के बोर्ड आने वाले थे, आप यकीन नहीं मानो, मैं इतना भी सीरियस नहीं था अपने बोर्ड के लिए। मतलब कल मेरा एग्ज़ाम है, फर्स्ट एग्ज़ाम 12th बोर्ड का। उसके पहली रात मैं शादी में गया हुआ हूँ, खाना खा रहा हूँ। ये भी नहीं सोचा कि कल अगर मेरा पेट खराब हो जाए या मेरी कोई तबीयत खराब हो जाए इस खाने को खा के, तो क्या होगा, सोचा ही नहीं। और फैमिली भी साथ लेके चली गई। फैमिली वालों को लगा कि बेटा एग्ज़ाम प्रेशर में होगा तो थोड़ा प्रेशर रिलीज़ हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने बिल्कुल तैयारी नहीं करी थी 12th बोर्ड के लिए। बोर्ड के लिए मैंने तैयारी करी थी, जनवरी से मैंने स्टार्ट कर दिया था, जनवरी फ़ेब। और मैंने इस तरीके से अपना बोर्ड का एग्ज़ाम दिया। अब बोर्ड ख़त्म हो गए तो पापा ने याद दिलाया कि भाई तुमने एक IIT JEE का भरा है, तो उसके लिए पढ़ना भी पड़ता है। क्योंकि मैं पढ़ नहीं रहा था उसके बाद, उससे पहले मैं बोर्ड के लिए पढ़ रहा था। तो मैंने 2-3 दिन मस्ती मारी। पापा ने कहा चलो बुक्स लेके आते हैं आज। तो मैं पूरा मार्केट घूमा, तो मुझे एक बुक मिली मार्केट में, पूरे मार्केट में सिर्फ एक बुक मिली। वो शायद अरिहंत की बुक होती है, लास्ट 10 ईयर्स या लास्ट 20 ईयर्स के उसमें क्वेश्चन होते हैं। वो बुक मैं लेके घर आ गया। उस दिन मुझे पहली बार पता चला कि नहीं,
इसका जो सिलेबस है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स ही पूछा जाता है। तो मैंने सोचा चलो पढ़ा तो है ही अभी बोर्ड के लिए, तो वही तो पूछा जाएगा। जब खोला तो अपनी औकात नज़र आ गई कि नहीं होगा, क्योंकि उसमें 11 की फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, वो 11 वाला पोर्सन शायद कुछ ज़्यादा ही होता है। केमिस्ट्री के फिर भी थोड़े बहुत क्वेश्चन बन जा रहे थे, लेकिन बाकी चीज़ों के नहीं बन रहे थे क्वेश्चन। मैथ्स मेरी अच्छी थी, लेकिन उस लेवल की अच्छी नहीं थी कि मैं एक जेई का एग्ज़ाम, आईटी जेई का एग्ज़ाम निकाल पाऊँ। तो फिर मैं वहाँ से अपनी कैलकुलेशन लगाने लगा कि इतने में कहाँ मिलेगा एडमिशन। तो मैं टारगेट बना के गया कि मुझे 120 मार्क्स लाने हैं, जिससे कि मुझे एक उत्तराखंड के कॉलेज में एक एडमिशन मिल जाए। तो मैं एग्ज़ाम देने गया, तो वहाँ पे बच्चे बातें कर रहे कि यार मैं 250, 270, 280 मार्क्स टारगेट कर रहा हूँ, और मैं 120 टारगेट था मेरा। तो मैं गया एग्ज़ाम हॉल के अंदर, गया पेपर देखे आया, रिज़ल्ट आया। रिज़ल्ट में थे मेरे 54 मार्क्स। जी हाँ, 54 मार्क्स। तो ये तो क्लियर हो चुका था कि इसमें कुछ नहीं मिलेगा, ये तो मेरे दिमाग में क्लियर था। रैंक कितनी थी? 3,54,000, 3.5 लाख से ऊपर मेरी रैंक थी। एक मोबाइल डिजिट वाली रैंक नहीं होती, वही थी मेरी उस टाइम पे। तो झटका तो था, झटका भी नहीं कहूँगा, पता ही नहीं था कुछ चीज़ों का कि होती भी क्या है ये। जब आपको उस चीज़ का एहसास ही नहीं है, उस चीज़ की वैल्यू नहीं है, तो मैं उसको एक झटके की तरह भी नहीं लूँगा। तो अपने इधर जो जनरल सीन होता है, या तो आप बीटेक कर लो या बीएससी कर लो, और उनसे गंदा क्रेज़, सबसे ज़्यादा क्रेज़ हमारे यहाँ आर्मी का होता है और होटल मैनेजमेंट का होता है। इन दो का क्रेज़ बहुत ज़्यादा है। तो इन दोनों फील्ड में मैं जा नहीं सकता था, क्योंकि आर्मी के लिए मेरी फिजिक बहुत ही बेकार थी। मतलब मैं बहुत ही दुबला पतला इंसान था उस टाइम पे। होटल मैनेजमेंट मैं कर नहीं सकता था, क्योंकि फैमिली अलाउड नहीं करती मुझे। तो अब मुझे बीटेक ही करना था। तो सोचा, दोस्तों के साथ डिस्कशन किया, जो मेरे 3 दोस्त थे। एक ने तो बीटेक में एडमिशन ले लिया वहीं उत्तराखंड के कॉलेज में, बाकी 2 ने कहा कि कोचिंग लेते हैं। तो एक दोस्त तो दिल्ली चले गया, वहीं शिफ्ट हो गया। बाकी मैं, मेरे तो दूसरा दोस्त ने डिसाइड किया कि चलो हम कोचिंग लेंगे अब। तो हम कोचिंग लेंगे, पर लेंगे कहाँ से? तो फैमिली के साथ डिस्कशन हुआ, तो सबने कोटा का नाम सुना हुआ था यार। सच बोलूँ तो कोटा मतलब कोचिंग। अब मुझे पहले तो ये लगता था कि कोटा किसी कोचिंग का नाम है, मुझे ये पता नहीं था कि कोटा एक जगह का नाम है। पहले मुझे लगा कोटा कोचिंग का नाम है, इतना वो था। तो फैमिली वाले माने नहीं। फैमिली वाले ने कहा नहीं, इतने दूर तो हम तुम्हें भेजेंगे नहीं, अपने से दूर, कि इतनी दूर जाके तुम एक कोचिंग लोगे, अगर तुम्हें कुछ हो गया, तबीयत ख़राब हो गई, क्योंकि उत्तराखंड से राजस्थान बहुत दूर है, अगर तुम्हें कुछ तबीयत ख़राब हो गई तो कौन तुम्हें संभालेगा, क्या होगा? तो घर वालों ने कहा कि यहीं उत्तराखंड में कोई कॉलेज देख लो, कॉलेज नहीं कोचिंग देख लो। तो वहाँ से एक मैनिपुलेशन का गेम आप देखना। जब भी आईडीजेई का रिजल्ट आता है, ये एडमिशन का टाइम आता है, जो लोकल कोचिंग होंगी वो अपना ऐड भर भर के चलाती हैं। लोकल ही नहीं, जो बड़ी बड़ी कोचिंग भी होंगी वो भी। तो उस कोचिंग ने ऐसा दिखाया कि हमने 60 बच्चों का सिलेक्शन करवाया है, 60 बच्चों का हमने सिलेक्शन करवाया है, और टोटल बच्चे थे 110। ये नहीं बताया कि वो सिर्फ जेई मेंस के सिलेक्शन थे, और उसके अंदर की हकीकत भी क्या है वो भी किसी को पता नहीं थी। लेकिन मेरे जैसे बच्चे जो मासूम थे और वो मैनिपुलेट हो जाते हैं, तो मैंने देखा यार ये तो बहुत ही अच्छा सिलेक्शन रेट है, 110 में से आपने 60 का सिलेक्शन करा दिया है। तो मैं अब मेरा दोस्त चले गए उस कोचिंग को ज्वाइन करने। कोचिंग ज्वाइन करने से पहले हमने शॉपिंग वगैरह करी, ठीक है, थोड़े कपड़े अच्छे लिए, थोड़ा इंप्रेशन अच्छा लगे, तो चले गए घर से पहली बार बाहर। बहुत मज़ा आता है जब आप घर से पहली बार जाएं, आज़ादी मिलती है, एक फ्रीडम मिलता है। फ्रीडम के साथ एक और चीज़ आती है, जितनी ज़्यादा फ्रीडम उतने ज़्यादा चांस है आपके बिगड़ने के। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो सकती है आपके बिगड़ने में, अगर आपने खुद को संभाला नहीं। ये मेरे साथ भी हुआ। पहले 2 महीने आप सभी इस चीज़ से रिलेट कर पाओगे। मेरे पहले 2 महीने मैंने इसे जम के पढ़ा, ताकत लगा के पढ़ा कि यार मुझे पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है, ठीक है, पूरी जान लगा के पढ़ा। और मेरी टॉप 10 में भी रैंक आती थी इंस्टीट्यूट में, 300-400 बच्चे रहते थे कोचिंग में, और मेरी रैंक आती थी अच्छी टॉप 10 में। पर मुझे एक चीज़ पता नहीं थी कि मैं एक कुआं का मेंढक हूँ। मुझे लगा यही है मेरा संसार, क्योंकि छोटी कोचिंग थी, आपको एक्सपोजर का पता नहीं है कि बाहर क्या है। बाहर मुझसे भी बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, मुझसे क्या, मुझसे 1000 गुना अच्छे लोग हैं, मुझे पता नहीं था। फिर 2 महीने बाद मेरा हुआ बिगड़ने का टाइम शुरू। मेरे दोस्त मूवीज़ वगैरह देखते थे, उनका डिस्कशन चलता था, थोड़ा एक कूल वाइब रहती थी कि यार तुमने वो वाली मूवी देखी है, ये वाली मूवी देखी है, और मैंने कभी देखी थी नहीं, तो मैं आउट फील करता था उस कन्वर्सेशन से। तो मैंने सोचा यार चलो मूवी देखना शुरू करते हैं एक बार। अब मूवी देखना एक ऐसा चीज़ है ना, एक बार देखने बैठ जाओ ना, फिर देखते रहता है इंसान। तो मैंने पहले हैरी पॉटर स्टार्ट करी,
शुरू तो मजबूरी में किया, फिर देखने में जो मज़ा आया, फिर सीज़न के सीज़न ख़त्म किया। हैरी पॉटर हो गया, हॉलीवुड की बहुत सारी सीरीज़ हैं, फास्ट एंड फ्यूरियस, काफ़ी सारी सीरीज़ ख़त्म कर दी। एक भैया रहते थे, उनके लैपटॉप में मूवी रहती थी, क्योंकि उस टाइम पे इंटरनेट इतना अफोर्डेबल नहीं था जितना आज है। तो वो हमें दे देते थे, तो मैं 10 मूवी भर के देखता रहता था। फिर वहाँ से क्लास स्किप करना शुरू, कभी क्लास नहीं जाते थे, स्किप कर दी, सो गए रूम पे। तो ये चीज़ें का सिलसिला शुरू हो गया। ऐसे बीतते 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 आ गया अपना जनवरी। पर उससे पहले मैं नवंबर में भी घर आया। तो पहले जब बच्चा जाता है ना कोचिंग में, तो उसका एम रहता है आईआईटी बॉम्बे, सीएसई, ये सबका ड्रीम रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि सब बोल रहे हैं ये है। नवंबर आते आते वो ड्रीम बन गया आईआईटी रुड़की, सीएसई। और जब महीना आया जनवरी का, तब वहाँ से लगा यार एनआईटी भी अच्छा है, बुरा नहीं है। आप सब रिलेट कर पा रहे हो इन चीज़ों से, क्योंकि मेहनत कर नहीं रहा था मैं, थोड़ा बहुत पढ़ता था 1-2 घंटे, और बाकी टाइम पास। मिली मिलेसिया का एक गेम होता है, उसका मुझे चस्का लग चुका था, बहुत खेलता था। तो जनवरी में लगा एनआईटी भी अच्छा है, और पूरा साल बस यही चेक करते रहते थे कि कितने रैंक में कौन सा कॉलेज मिलेगा, इंस्टेड ऑफ कि मैं थोड़ा मेहनत करूं, थोड़ा एफर्ट डालूं। वो नहीं करता था, वो किया ही नहीं। तो जनवरी के महीने में सोचा यार थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो मैंने सोचा ये माहौल बदलना है, तो मैंने सोचा चलो ये जो हॉस्टल में अभी रहता हूँ ना, यहाँ मैं पढ़ नहीं पाऊँगा। तो मैं हॉस्टल देखने भी गया बाहर, पर मुझे मिला नहीं कहीं हॉस्टल वगैरह। तो मैंने कहा अब यहीं से पढ़ना शुरू करते हैं, देखी जाएगी। फिर भी नहीं पढ़ा। फिर ऐसे बीते बीते आ जाता मार्च का एंडिंग, अब एग्ज़ाम को रह जाते मात्र 1 वीक। फिर जो फटती है इंसान की कि यार अब तो पढ़ना ही है, अब कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास। तो 1 हफ्ता जम के पढ़ाई करी, जम के, कुछ नहीं करना सर, पढ़ते रहते थे 12-12, 14-14 घंटे। पहले 1-2 घंटे भी नहीं पढ़ते थे, लास्ट टाइम पे 12-12, 14-14 घंटे। फिर लगता था कि यार काश थोड़ा और टाइम एक्स्ट्रा मिल जाता, 1 वीक एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाता, यही फीलिंग रहती थी। और उस टाइम तक भी मेरी इंस्टीट्यूट में रैंक टॉप 20 में रहती थी, टॉप 10 से टॉप 20 में आ चुका था मैं अभी तक। फिर जब मैंने गया वहाँ एग्ज़ाम सेंटर में उस दिन, वो 3 घंटे मुझे अभी भी याद है। मेरी मैथ्स बहुत अच्छी थी, स्ट्रॉन्ग थी, कोचिंग में भी मैं बहुत सारे आंसर देता था, क्लास में भी। बाकी सब्जेक्ट मेरे एवरेज थे, केमिस्ट्री और फिजिक्स। तो मैं बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंस था कि मैं 120 में से 100 मार्क्स सिर्फ मैथ्स पे लेके आऊँगा जेईई मेंस के एग्ज़ाम में। तो एग्ज़ाम मैंने शुरू किया, कुछ नहीं हुआ। 1.5 घंटे निकल गए, मेरे से 21 क्वेश्चन अटैम्प्ट थे मैथ्स के। और उस टाइम पे मुझे लगा कि यार मैं गया। उसके बाद मैंने बोला चलो कंट्रोल करो, अब मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स के क्वेश्चन करूँगा, जो आएगा वही करूँगा, किसी भी क्वेश्चन में अटकना नहीं है, चलते बनो। तो मैंने पूरा पेपर कर दिया इस तरीके से। मुझे जब 20 मिनट या 15 मिनट बचे हुए थे, मुझे एहसास हो चुका था कि मैं आईआईटी जाने वाला हूँ, ना ही मैं एनआईटी जाने वाला हूँ। मैं कहाँ जाने वाला हूँ? मैं अपने घर जाने वाला हूँ, इतना मुझे पता चल चुका था। तो मैंने सोचा कि यार चलो एक रिस्क लेते हैं, सारे पे तुक्के बेलो, सारे पे, सारा जितने बचे थे मैंने सारे तुक्के बेल दिए, ऐसे BBCCDDD जय माता दी वाला सीन, देखा जाएगा। और मैं एग्ज़ाम देके घर आ गया। घर आया, चेक उक करा, तो कुछ दिन बाद रिजल्ट आ गया। तो 151 मार्क्स थे मेरे, और रैंक अराउंड 67,000 थी मेरी। फिर वहाँ से उसी कोचिंग का फिर से शुरू होता है कि इस साल हमने 200 बच्चों का सिलेक्शन करवाया है 300 में से। और मैं आपको बताऊंगा, उस न्यूज़पेपर में भी हमारी फ़ोटो आई थी, पूरा एक फ्रंट पेज में फ़ोटो आ रही थी सारे बच्चों की जिनका सिलेक्शन हुआ था, और उनकी भी फ़ोटो थी जिनका सिलेक्शन नहीं हो रखा था। अब वो चीज़ मुझे हर्ट करी कि मुझे भी इसी तरीके से बेवकूफ़ बनाया गया था पिछले साल, कि उसमें वो बच्चे भी थे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, कोई बैकग्राउंड चेक नहीं, सिर्फ खुद का प्रमोशन, बाकी बच्चे के फ्यूचर की किसी को फिक्र नहीं। अभी आप देखते होगे रियलिटी में, ऑनलाइन में, कि हमने 1000 बच्चों का सिलेक्शन करवाया, कोई डेटा ही नहीं है यार किसी के पास। अगर कोई कोचिंग आपको बोलती है कि उसने 1000 बच्चों का सिलेक्शन कराया है, क्या उसने आपको ये बताया कि उस कोचिंग में 1 लाख बच्चे पढ़ते थे? कभी नहीं बताया। इस पूरी रेस में 2 टाइप के बच्चे होते हैं, एक होता है मनी मेकिंग क्राउड, एक होता है रैंक मेकिंग बच्चे। जो रैंक मेकिंग बच्चे होते हैं ना, इनको अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है, इनको पर्सनल ट्रेनिंग दी जाती है, मेंटरशिप दी जाती है, बेस्ट फैकल्टीज दी जाती हैं। और जो ये जहाँ का मैं हिस्सा था, जहाँ के मैक्सिमम बच्चे हिस्से होते हैं, जो हम क्राउड है मनी मेकिंग, उनके लिए हम इसका हिस्सा दें, ना कि इस वाले पार्ट का।
अभी हम क्या कर रहे हैं, हम स्पैम करते हैं कि ये कोचिंग बेस्ट है, वो कोचिंग बेस्ट है। कोई भी वो आपकी लाइफ में कुछ भी वैल्यू ऐड नहीं करने वाला है, ये आप मानो या ना मानो। बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है सिर्फ ये सोचने में कि कौन सा कोचिंग बेस्ट है। मैं अपने सर को डिफेंड करूँगा पूरे प्लेटफॉर्म में, पूरा टाइम वेस्ट हो जाता है यार। कोई आपको रियलिटी चेक करवाता ही नहीं है। मे बी आप में से कुछ लोग IIT-JEE के एग्ज़ाम में फेल हो गए होंगे। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो मत करना। अब आप मैच्योर हो चुके हो या मैच्योरिटी आ जाएगी, आपको धीरे धीरे चीज़ों का एहसास होगा। किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना। इवन मैं भी, अगर मैं भी कुछ गलत बोलता हूँ उसको अपोज करो। आप करते भी हो, मुझे अच्छा लगता है, पर किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। और अभी जो भी अगर कोई IIT-JEE में फेल हुआ है, मुझे पता है कॉन्फिडेंस टूट जाता है इंसान का। वो खुद को समझता है कि वो कुछ कर ही नहीं सकता है ज़िंदगी में। तो ये वाला थॉट प्रोसेस हमें निकालना पड़ेगा, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। जैसे मैंने किया, मैंने खुद अपने ऊपर काम किया, मैंने अपनी जिम्मेदारियाँ ली कि हाँ मुझसे गलतियाँ हुई हैं। अब ये मत सोचना कि ये तो एक्सेप्शन था, कि ये अलग ही था पूरी भीड़ से। नहीं, मैं भी उसी भीड़ का हिस्सा था। मैं भी इस क्राउड में मनी मेकिंग वाले पार्ट का हिस्सा था। मैं इधर वाले शिफ्ट हुआ हूँ, तो उसके लिए एफर्ट मानने पड़ेंगे। ये मानो ना मानो, जो टॉप 500 रैंकर होते हैं ये ऑलरेडी डिसाइडेड रहते हैं कि ये बच्चे 2-3 साल से उस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो भी सीरियस प्रिपरेशन, बिना किसी टाइम वेस्ट की कि कौन सा कोचिंग बेस्ट है, कौन सा टीचर बेस्ट है। अब से आपको अपनी जिम्मेदारियां अपने हाथों पे लेनी है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को पक्का लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, पर तभी करना अगर आपको इस वीडियो से आपकी लाइफ में थोड़ी वैल्यू ऐड हुई हो। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पक्का पूछना। मैं आपके डाउट्स का आंसर हमेशा करता हूँ। अगर आप मेरे कमेंट सेक्शन खोलते होगे तो मैं सबके आंसर देता हूँ। तो इस तरीके से अपने वीडियो को एंड करना चाहूँगा। तब मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।